नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा यानी गठन की घोषणा सरकार द्वारा कब तक की जा सकती है, साथ में कितने प्रतिशत की उसके यानी कि 8वें वेतन आयोग के अंदर हमारी वेतन में वृद्धि होगी। तीसरी चीज क्या है कि जो वेतन आयोग जो हम देखेंगे, ये हमारे पास में खबर कहाँ से आई। दूसरी बात कि जो यानी कि पेमेंट बढ़ने की जो बात 8वें वेतन आयोग में की जा रही है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितनी प्रतिशत तक बढ़ सकती है और उसके आधार क्या है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे आप वीडियो में, जिससे आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित जितने भी डाउट है वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अब वीडियो में आगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम किसकी 8वें वेतन आयोग की खबर हमें कहाँ देखने को मिली है। पहले हम चलते हैं खबर पर। ठीक, देखो यहाँ आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। ठीक है, 8th पे कमीशन के 8वें वेतन आयोग के गठन पर हो रहा है विचार, सरकार ने संसद में दिया जवाब। यानी कि राज्यसभा सांसदों ने पूछा है। दो राज्यसभा सांसद, एक सुमन जी है और एक और है कोई। ठीक है, समय समय पर क्या है, विपक्षी पार्टियों द्वारा संसद में इस प्रकार के यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे राज्यसभा हो चाहे यानी संसद के सदस्य हों, विपक्ष के सदस्य क्या करते हैं, हमारे कर्मचारियों के हित के लिए कुछ ना कुछ वेतन आयोग से संबंधित, महंगाई भत्ते से संबंधित या अन्य जो लाभ कर्मचारी को मिलने चाहिए उसके बारे में उठाते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के अंदर कि भाई जो 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एक पॉइंट है, 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो 2016 के अंदर जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसका गठन 2014 में ही कर दिया गया था। ठीक है, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक, तो ये 2-3 चीजें यहाँ महत्वपूर्ण दी हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में देखो, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, वित्त राज्य मंत्री, ये आप देख लीजिए, उत्तर में बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोई प्रस्ताव विचाराधीन अभी फिलहाल नहीं है गवर्नमेंट के पास में, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई 2024 में 2 अनुरोध प्राप्त हुए। ठीक है, और वो कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए। ठीक, इस खबर में ऐसा कुछ खास नहीं है, हर 2 महीने 3 महीने पर पूछा जाता है गठन के बारे में। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, यहाँ पर मैं देखने आपको बता देता हूँ। 8वें वेतन आयोग लागू होने करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया गया था, और जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी वो कितनी हुई थी, 14.29% हुई थी। ये यहाँ पर गलत मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये जो फिटमेंट फैक्टर है जो इसमें गलत मेंशन कर दिया गया है, इतना गुना नहीं हो सकता। ठीक है, 8,000 की सैलरी तो चलो क्या है, एक मान्य है कि 8,000 रुपए तक की सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 3.68 नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ एक आपके यानी खबर यहाँ से आई है। अब देखो, 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक किया जा सकता है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसी पर। चलो हम चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ये तो आप लोगों के लिए खबर थी। तब हम बात करते हैं कि भाई इसका गठन कब तक किया जा सकता है, क्योंकि 2026 जनवरी से लागू किया जाना है, और ये हर 10 साल पर वेतन आयोग का क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट का क्या प्लान हो सकता है। ठीक है, वैसे अभी तक के मेरी प्रोडिक्शन लगभग ठीक ठाक ही गई है। तो देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जनवरी 2026 में 2026 से 8वें वेतन आयोग बढ़ी हुई पेमेंट कब से लागू हो जाएगी, जनवरी 2026 में। अब चाहे गवर्नमेंट तुझे 27 में डिक्लेयर करे चाहे 28 में डिक्लेयर करे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको विद एरियर्स आपका उसका पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाना है। तो इसलिए आप उसके लिए निष्फिक्री रहें कि सर थोड़ा लेट लतीफी होगा। ठीक है, तो उस पर हमारी सैलरी पे प्रभाव पड़े, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको साल 1.5 साल बाद भी एरियर्स दिया जाएगा। अब देखो, जैसा हमें नजर आ रहा है, फरवरी 2025 तक क्या है कि 8th पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। ठीक है, पे कमीशन का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, लेकिन कुछ एक कंडीशन में ये हो सकता है कि कुछ ही दिनों बाद में इसका गठन की घोषणा गवर्नमेंट कर दे। ठीक है, घोषणा गवर्नमेंट कर सकती है। उसके कई रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताना चाहता। ठीक है, ये वीडियो में बताने वाली चीजें सब नहीं होती है। ठीक है, तो ये अभी गठन फरवरी 2025 तक संभावित है,
अब देखो, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज बनाई होंगी आप लोगों के लिए, जो फिटमेंट फैक्टर है जो 2.57 रहने वाला है या 3.68 रहने वाला है। मैं आपको बता दूं इन दोनों में से कोई सा भी फिटमेंट फैक्टर रहने वाला नहीं है, ठीक है। वेतन आयोग के 3 ही आधार हैं, वैसे मूल रूप से 2 आधार हैं, कि एक तो है आर्काइड फॉर्मूला, मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर आर्काइड फॉर्मूले के बारे में विस्तृत आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आर्काइड फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं, कि जिस प्रकार से जब 7वां वेतन आयोग लगाया गया था, 7वां वेतन आयोग जो किसके आधार पर लगाया था, आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर लगाया था। इसमें चीजों को अलग अलग देश के प्रत्येक कोने से, हर स्टेट का लगभग एक क्या होता है कि आधार लिया जाता है हर सिटी का, जैसे मान लो ज्यादातर इसमें राजधानियां शामिल होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहां से डाटा उठाया जाता है, पेट्रोल का कितना कीमत चल रहा है, दाल का कितना कीमत है, दूध का कितना कीमत है, इसके आधार पर क्या है ना, आर्काइड फॉर्मूले से एक मिनिमम वेतन निकाला जाता है, फिर उसके बाद में 20% 10% बढ़ा करके एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो पहला फॉर्मूला तो है आर्काइड के बेस पर। दूसरा फॉर्मूला किसके आधार पर है, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेमेंट को क्या है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आर्काइड फॉर्मूले के लिए आप अलग से मैंने चैनल पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज मैं जो बात करूंगा वो क्या बात करूंगा इस वीडियो में, कि मैक्सिमम जैसा मुझे लग रहा है 20% तक आपका बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट है जो बढ़ा सकती है। मान लेता हूं मैं आपका बेसिक तो हो गया 18,000 रुपए, और 50% मैं इस पे लगा लेता हूं, यानी कि 50% मैंने क्या लगा लिया इस पर, डीए, तो यानी 27,000 रुपए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2026 में जब से वेतन आयोग लागू हुआ है तब उसकी पेमेंट कितनी है, डीए प्लस में, यानी बेसिक में मानता हूं, उस समय भी मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए माना, जैसे मान लेते वह संख्या बराबर x मानो वह संख्या बराबर 100, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर डीए भी 9,000 माना है। तो 27,000 पर 20% मैक्सिमम गवर्नमेंट है जो आपको बढ़ाकर देने वाली है, ठीक है। तो इस ये मैं किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक डाटा लिया है, और डेटा कहाँ से लिया है उसको रीड करने के पश्चात ही मैंने इसमें को शामिल किया है, ठीक है। तभी हम विस्तृत देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, पिछले वेतन आयोगों के आधार पर किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो 8th पे कमीशन में जो मैक्सिमम वेतन कितना हो सकता है, और हमारा जो बेसिक है वो कहां पर जाकर फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो बने रहना आप लास्ट तक, अभी इंटरेस्ट अब आएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग से संबंध में खबर मैंने आपको दिखाई, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, तो मैंने बताया मैक्सिमम 20%, 15 से 20%, ठीक है। बढ़ोतरी के आधार क्या रहने वाले, अब हम किस पर बात करेंगे, बढ़ोतरी के आधार पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। बढ़ोतरी के आधार है हमारे पास 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितने, यानी कि आधार पर, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, कितना को छोड़ दो यहाँ पर, ये काट देते हैं, ये नहीं है, ठीक है, के आधार पर, ठीक है। एक है पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी के आधार पर, यानी पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी, आर्काइड फॉर्मूले के लिए मैंने अलग से बनाई हुई है वीडियो, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बेस लिए हैं, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को देखते हैं, ये 2 आधारों पर हमने इसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो भारत में पहले वेतन आयोग का गठन, थोड़ा सा मैं आपको पिछले वो बता देता हूं, ठीक है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था, ठीक है। और श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में किया गया था, और 1947 में को इसको क्या किया था, लागू किया था, ठीक है। तो ये पुराना इतिहास है, थोड़ा याद रखें। 5th पे कमीशन में आपकी टोटल सैलरी कितनी बढ़ाई गई थी, 31% बढ़ाई गई थी। 6th पे कमीशन में 54% बढ़ाई गई थी, और 7th पे कमीशन में यानी कि 14.29, और ग्रोस सैलरी कितनी बढ़ गई थी उस समय, 23%। 8th पे कमीशन में जो हम लोग इस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो है 20% मैक्सिमम की, यानी 15% से लेकर के 20% की हम अधिकतम गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। अब देखो कुछ एक में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज बताऊंगा आपको, कि देखो सबसे पहले अभी हमारा जो डीए है वो कितना परसेंट चल रहा है, अभी 50% चल रहा है। कितना परसेंट चल रहा है, 50% चल रहा है। कब तक का, जनवरी 2024 तक का। ये कैलकुलेशन से पहले मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद में वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट है जो फरवरी 2025 तक यदि वेतन आयोग को क्या करती है, गठन करती है, तो कम से कम साल भर, 1 साल तो किसको लगेगा, कि जो वेतन आयोग बैठाया गया है उनको समय लगेगा 2026 तक, तो 10 से 12 महीने का मिनिमम समय वो लोग भी लेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप अगले जनवरी 2026 तक का ये समय कम से कम आप मान लीजिए। उसके पश्चात में फिर जनवरी 2026 में गवर्नमेंट को क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर उसके भी कम से कम 6 माह के बाद में गवर्नमेंट क्या लेगी, फैसला लेगी। अब आपको इस समय से कोई लेना देना वैसे है नहीं, प्रैक्टिकली यूं नहीं है, क्योंकि जो भी वेतन आयोग आपका लगने वाला है वो जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब गवर्नमेंट उसे चाहे डिसाइड करने में उसका 1 साल ले, 1.5 साल ले, आपको तो एरियर जनवरी 2026 से गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा।
चाहे वो आर्काइड फॉर्मूला से आपकी यानी कि क्या बोलते हैं एर्थ पे कमीशन हम आपके वेतन का निर्धारण करें या फिर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। ठीक है, तो आपको इससे कोई मतलब वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इसमें, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है। देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो फिटमेंट फैक्टर लिए हैं जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, 1.92 और 1.97। और ये फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिटमेंट फैक्टर है जो किस प्रकार से यानी कि प्रैक्टिकली है जो वेतन आयोग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिटमेंट फैक्टर के लिए। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92 और 1.97, ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चित हैं और इससे ज्यादा गवर्नमेंट आपका वेतन बढ़ाने में सक्षम फिलहाल दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी आप ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट है जो AICPI के डाटा से अधिक अभी तक डीए दे नहीं पाई है, तो आपको फिटमेंट फैक्टर भी इससे ज्यादा नहीं देगी। अभी कुछ एक लोग बोल रहे थे सर दिवाली की वजह से जुलाई 2024 में आपका 4% दे सकती है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, 3% की उम्मीद है। ठीक है, 4% की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी त्योहार की वजह से दे सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर यदि हम लेते हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि 18,000 रुपए यानी कि पे लेवल 1 के कर्मचारी का मैंने यहाँ पर गणना किया, यानी पे लेवल 1 का कर्मचारी 2026 जनवरी में भर्ती होगा तो उसका बेसिक कहाँ शिफ्ट होगा, यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में। तो मैंने फिटमेंट फैक्टर पहले लिया 1.92, तो मैं 18,000 का गुणा करूंगा 1.92 से, और इसमें यानी कि इसको गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 34,560 रुपए। ठीक है, 34,560 रुपए। तो अभी आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 18,000 जब तक जुलाई 2026 तक जो हमारा डीए है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा। देखो मैं एक बार पहले पीछे ले जाना चाहूंगा, कहाँ पहुंच जाएगा आपका डीए, 70% के लगभग पहुंच जाएगा जुलाई तक, जुलाई 2026 तक। वो कैसे पहुंचेगा, अभी कितना चल रहा है, 50% चल रहा है, अभी 50% चल रहा है। तो पहले जुलाई 2024 का बाकी है, फिर जनवरी 25 का बाकी है, फिर जुलाई 25 में, फिर जनवरी 26 में, फिर जुलाई 26 में, यानी कि टोटल कितने, चार अभी डीए बाकी हैं आपके, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 डीए बाकी हैं। अगर मैं एक डीए 4% का लगाता हूँ और 5 डीए बाकी हैं तो टोटल 20% मैं इसको मान सकता हूँ कि महंगाई भत्ता है जो मैक्सिमम 20% तक यानी कि अभी बढ़ने वाला है, कब तक, जुलाई 2026 तक। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन के लिए कितना ले लिया यहाँ पर, 70% डीए ले लिया जुलाई 2026 में। ठीक है, क्योंकि हमारी उम्मीद है जुलाई 2026 तक गवर्नमेंट है जो उसको क्या कर देगी, लागू कर दी। अब देखो 18,000 का अगर मैं 70% निकालूं या फिर मैं 18,000 का ही डायरेक्ट, यानी ये 100% हो गया 18,000 और 70% और बढ़ाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 170%, और मैं भाग लगा दूंगा 100 से, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 30,060 रुपए। कैलकुलेशन में वैसे गलती है नहीं, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, 30,060 रुपए इसका वहां पर उस टाइम पे जुलाई 2026 में, इस आधार पर जो पे लेवल 1 के आधार पर डीए और बेसिक को मिला करके, उसका बेसिक कहाँ होगा, बेसिक पे होगा उस समय उसका डीए और बेसिक पे और डीए को मिला करके। ठीक है, तो कितना होगा, 30,600 रुपए जुलाई 2026 में। लेकिन अभी शिफ्ट कहाँ हुआ था, हमने जब इसका कैलकुलेशन देखा था वो कहां पर जाकर के शिफ्ट हुआ था, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर देखो 34,560 पर जाकर के शिफ्ट हुआ, यानी लगभग 4,000 रुपए का मिनिमम बढ़ोतरी पे लेवल 1 के कर्मचारी को होने वाली, यानी 1.92 अगर हम फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो। अगर हमने लिया फिटमेंट फैक्टर 1.97 तो मैं जुलाई 2026 की कैलकुलेशन बता रहा हूं। ठीक है, 21,000 गलत लिख दिया यहाँ, 18,000 रुपए। ठीक है, अभी 18,000 इंटू में 1.97 तो 35,460 रुपए। ठीक है, गुणा करके देखते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, फिर आप लोग नीचे वीडियो में क्या करोगे, कमेंट करोगे सर ने गलत बता दिया है, जैसे सर मैथ पढ़ के नहीं आया हो ना, ऐसे करोगे ना, नहीं तो ना ये 35,460। ठीक है, तो वन पॉइंट हमने दूसरा जो फैक्टर लिया है फिटमेंट फैक्टर 1.97 पर आपकी कहाँ पर सैलरी शिफ्ट होने वाली है, पे लेवल के कर्मचारी की 35,460 पर। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर का आप प्रयोग करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए अभी किसी को 5 साल जॉब लगे हुए हो गए और उसका 18,000 से बेसिक बढ़कर कितना हो गया है, 23,000 रुपए हो गया है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो आप क्या करना है, सीधा 1.92 से आप गुणा कर लेना है तो आपका बेसिक पता चल जाएगा। मान लो किसी कर्मचारी को 10 साल हो गया, उसका बेसिक अभी 28,000 रुपए हो गया है, तो ठीक है वो 1.97 से यहाँ पर इंटू कर देगा। ठीक है, 28,000 को
तो उसका क्या आ जाएगा, फिटमेंट फैक्टर कहाँ से ऐड हो रहा है उसका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपना अपना बेसिक यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आफ्टर 8th पे कमीशन के बाद में आपका बेसिक कितना होगा। ये तो हो गया फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। एक मैंने यहाँ पर आधार और क्या लिया है जो सबसे मानक आधार है अभी, वो क्या है, सिंपल सा आधार इसमें मैंने लिया है कि अगर आपकी ग्रोस सैलरी में 15% से लेकर के 20% का यदि वृद्धि गवर्नमेंट करती है तो आपका बेसिक कहाँ जा करके शिफ्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पहले लिया है, कम से कम मैंने यहाँ पर लिया है कि 15% आपकी अगर मान लो कि आपके बेसिक प्लस डीए में यदि बढ़ोतरी की जाती है तो मैं यहाँ पर लेके चला हूँ कि 30,600 रुपये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, बेसिक प्लस डीए पे लेवल 1 के कर्मचारी को लेकर के मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया था। उस आधार पर आप अपना अपना कैलकुलेशन 70% डीए बढ़ा करके अपने बेसिक में कर सकते हो। तो 30,600 इंटू में 115% मैंने डायरेक्ट निकाल लिया तो 35,119 रुपये यहाँ पर आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैक्सिमम 20% बढ़ोतरी तक का मैंने यहाँ पर निकाल के देखा है तो 30,600 से लेकर के 120 से मैंने गुणा किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, 36,720 रुपये यहाँ पर पे निकल करके आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सब में 100 का भाग है भाई, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पर छोड़ दिया है, ऐसे 0 से 0 काटना है, ठीक, ऐसे कहीं डायरेक्ट करो फिर बाद में मेरे को कमेंट डालोगे, ठीक है। कमेंट डालो, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब में 100 से भाग लगा हुआ है। मैं पीपीटी में बनाया था तब भूल गया था उस समय पे। जब भी आपको ऐसा लगता है जैसे 170% है यहाँ पर पे, तो यहाँ भी 100 से क्या है, भाग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप सुधार कर लेना, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा वीडियो के अंदर, तो आपने क्या देखा कि जो मिनिमम बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के अंदर अगर बेसिक प्लस डीए पर होती है तो बेसिक प्लस डीए पर ही कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 4,000 रुपए की बढ़त तो पे लेवल 1 के कर्मचारी को होने वाली है। किसको होने वाली है, पे लेवल 1 के कर्मचारी को होने वाली है, ठीक है। तो मैं 4,000 रुपए की मिनिमम बढ़त में मानता हूँ, किस पर, फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर मैं मान लेता हूँ। 5,000 रुपए की बढ़त में मान लेता हूँ किस पर, 1.97 पर। 15% की बचत भी यानी 15% का फायदा भी आपका यानी कि कितने पर आ रहा है, 5,000 के आसपास ही आ रहा है यदि 15% ग्रोस सैलरी में बढ़त होती है। तो अगर मान लो 20% हो रहा है तो 6,500 रुपए के आसपास आपको बेसिक प्लस डीए पर फायदा होगा। अगर हम यहाँ निष्कर्ष निकाले पूर्णतः तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं आंकड़ा है जो 5,000 रुपए 5,500-6,000 रुपए तक जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पे कमीशन लागू होने से क्या होता है कि आपका जो बेसिक शिफ्ट हो जाएगा 18,000 रुपए से, मैं बताता हूँ आपको, जैसे 35,000 रुपए पर। तो ये 35,000 पर जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 3%, वो कितना लगेगा देखो, आप कैलकुलेशन करके देखो, यानी कि लगभग 1,050 रुपए के आसपास का आपका, यानी कि 1,050 यानी 1,100 रुपए का आपका क्या लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा। तो बेसिक से ये फर्क पड़ता है। अभी मान लो मैं 18,000 का यानी कि 600 रुपए इंक्रीमेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या ना, फिर डीए का आप निकालोगे तो इस प्रकार से फायदा पे कमीशन का होता है। बेसिक जो बनाया जाता है या ग्रेड पे जो बनाया जाती है उस पर इतना फायदा नहीं होता है, लेकिन बेसिक बढ़ने की वजह से जो इंक्रीमेंट और डीए आपको दिया जाएगा उससे आपका क्या है कि 2-3 साल के बाद में पे कमीशन का आपको फायदे नजर में आने लगते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई सरकार है जो हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग का गठन क्यों करती है, तो इसका जवाब आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। साथ में आप लोगों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।